हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल GK360 में। और आज का क्लास मेरे भाई दमदार होने वाला है। देखिए मैं बताने वाला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन यह जो टॉपिक मैंने बताया अंग्रेजों की प्रमुख नीतियों के बारे में, शासन नीति और कर नीति के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अगली क्लास में जो मेरी अगली वीडियो होगी वो BEI ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में होगा। तो अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने किस तरह शासन करते करते कौन सी नीति को अपनाया और कैसे पूरे भारत में कब्जा कर लिया। और दूसरी तरफ कैसे, देखिए उस जमाने में जो इनकम के सबसे बड़े सोर्स हुआ करते थे वो किसानों पर लगने वाले टैक्स थे। तो हम टैक्स की चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन बंगाल में लॉर्ड, देखिए मैं डिटेल्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम जब आपको BIEC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC के बारे में जब हम डिटेल से इतिहास को पढ़ेंगे, हर एक नीति को काफी डिटेल से पढ़ते चलेंगे। अभी जो मैंने वीडियो बनाया है यह वन लाइनर एग्जाम के लिए है। बात करते हैं द्वैध शासन। आपको पता होगा कि भारत में बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने। और किसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर लिया। देखिए 66वीं BPSC के PT में से पूछा गया क्वेश्चन था। तो याद करेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने। और किसने इसे खत्म किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। हम जो पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का नाम है अंग्रेजों द्वारा प्रमुख कैसी नीति? शासन की नीति। दूसरी हम बात करते हैं सहायक संधि। सहायक संधि, देखिए भारत में सबसे पहले सहायक संधि का प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से जब आपको पता होगा कि फ्रांसीसी कंपनी चली जाती है और चली नहीं जाती है, मतलब हार जाती है। और हारने के बाद अंग्रेजों ने, किस अंग्रेज ने सबसे पहले सहायक संधि को शुरुआत किया भारत में? तो वेलेस्ली ने सन 1798 ईस्वी में सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किया। कहां पे? भारत में। सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया, लेकिन उसके द्वारा किया गया प्रयोग सफल नहीं रहा। और जब पहला अंग्रेज वेलेस्ली ने 1798 ईस्वी में प्रयोग किया सहायक संधि का और यह सफल रहा। अब याद रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि जो शुरू की गई थी, इसको किस राज्य ने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो भारत की तरफ से सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था उसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद ने सहायक संधि 1798 ईस्वी में स्वीकार कर ली थी। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अब याद रखेंगे होलकर फैमिली जो थे, होलकर, इन्होंने सहायक संधि को क्या किया? नहीं स्वीकार किया था। आप यह भी याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं व्यापक सिद्धांत, जिसे हम राज्य हड़प नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। व्यापक सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता होगा कि भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति का प्रारंभ किसने किया था? डलहौजी ने किया था। देखिए राज्य हड़प नीति होता क्या है? इसके अनुसार, राज्य हड़प नीति के अनुसार सुरक्षा प्राप्त शासक अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी यानी गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। यही था क्या? राज्य हड़प नीति। और राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे राज्यों को मिला लिया था। लेकिन सबसे पहली बार अंग्रेजों ने किस राज्य को मिला लिया, यानी कह सकते हैं कि इस नीति का पहला शिकार कौन राज्य था?
तो पहला शिकार जो राज्य था उस राज्य का नाम था सतारा। क्या नाम था? सतारा। याद रखेंगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन था? सबसे पहला राज्य हैदराबाद, और राज्य हड़प नीति के तहत स्वीकार होने वाला पहला राज्य का नाम क्या है? सतारा। तो यह जो 3 ऐसे शासन की नीतियां हैं जिसके तहत अंग्रेजों ने भारत पर धीरे 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 क्या किया? अपना आधिपत्य कायम किया। अब हम बात कर लेते हैं कर नीतियां। कुछ हम कर नीतियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजारेदारी प्रथा, जिसे हम फार्मिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इजारेदारी प्रथा जिसे हम फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब लागू किया था? 1772 ईस्वी में। खैर ईस्वी को लेकर विवाद रहता है, आप इतना याद रखें कि इसे किसने लागू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चलिए कुछ हम इसके बारे में डिटेल से कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब हम बात कर लेते हैं इजारेदारी प्रथा क्या होती है। इस व्यवस्था के तहत गांवों में जो सबसे अधिक नीलामी होती थी, गांव में आकर किसानों के बीच नीलामी लगाई जाती थी, और जो सबसे ज्यादा नीलामी में बोली लगाता था वही व्यक्ति सरकार को क्या करता था? वो मतलब सरकार अंग्रेज उसे भू राजस्व का ठेका देती थी। यानी ठेका कैसे था? तो ठेका अंग्रेज बोली लगाती थी, और जो किसान सबसे ज्यादा पैसा देकर ठेका लेते थे, यही था इजारेदारी प्रथा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ठेकेदारी प्रथा थी। और एक चीज और, जब बोली लगाई जाती थी तो इसमें जमींदार को इससे अलग रखा गया था। जमींदार को अलग रखा गया, केवल गांव के किसान, उस क्षेत्र के किसान इकट्ठा होते थे, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाते थे राजस्व का ठेका उन्हीं को मिलता था। तो यह है इजारेदारी प्रथा, जिसे किसने लागू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज का? जमींदारी प्रथा या अस्थायी प्रथा या इस्तेमारी प्रथा। जमींदारी, अस्थायी या इस्तेमारी, तीनों के नाम से हम जानते हैं। और इसको किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कब लागू किया था? इसे लागू किया था 22 मार्च 1793 ईस्वी को इसे लागू किया गया था। अब क्या था? शुरू में यह 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था था, और इसके अंतर्गत क्या था कि जमींदारों को, नामी है जमींदारी प्रथा, जमींदारों को भू राजस्व यानी टैक्स वसूलने के अधिकार दिए गए थे। और जितना भी टैक्स वसूला जाता था, इस पूरी टैक्स का 10/11 भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था, और 1/11 भाग खुद जमींदार अपने पास रखते थे। यानी यूं समझे तो जमींदार टैक्स वसूल करती थी किसानों से, और लगभग 90% टैक्स अंग्रेजों को देती थी, और 10% टैक्स यह खुद अपने पास रखती थी। अब रही बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो जमींदारी प्रथा है वह भारत के कहां लागू था। तो जमींदारी प्रथा बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में, और साथ ही साथ मेन बंगाल में और उत्तरी मद्रास में लागू था। एक शब्द में समझे तो बंगाल और उत्तरी मद्रास। आपको पता होगा कि बंगाल में पहले बिहार भी था, पहले उड़ीसा भी था, अलग दो याद कर लीजिए, एक बनारस और एक उत्तरी मद्रास। तो कहां लागू था, किस क्षेत्र में यह सिस्टम लागू था? तो मैं लिख दे रहा हूं, पहला बंगाल का ही पार, बिहार, उस समय बिहार का ही पार उड़ीसा, उसके बाद बनारस, है ना, बनारस के बाद उत्तरी मद्रास। कहां पे? उत्तरी मद्रास के कुछ हिस्सों में भारत में जो टैक्स वसूलने का जो सिस्टम था अंग्रेजों के द्वारा, वह कैसा था? जमींदारी प्रथा के तहत वसूल किया जाता था। समझ में आ चुका होगा। एक चीज और अगर आपको लिखना है तो लिख लें कि 1794 ईस्वी में
एक नियम लागू कर दिया गया टैक्स वसूलने का, जिसे कहा जाता है सूर्यास्त का नियम। क्या कहते हैं? सूर्यास्त का नियम। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बताइए सूर्यास्त का नियम किसमें लागू हुआ था? तो सूर्यास्त का नियम जमींदारी प्रथा में लागू हुआ था। अब हम बात कर रहे थे रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी कौन? मैंने लागू लिख दिया, लागू मतलब कौन, किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया था टॉमस मुनरो। व्यापक तौर पर टॉमस मुनरो ने, लेकिन सबसे पहली बार जिसने लागू किया था उसका नाम है कैप्टन रीड। क्या नाम है? कैप्टन रीड। यह दोनों ने सबसे पहली बार भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया। अब रैयतवाड़ी क्या होता है? रैयत बोलते हैं किसानों को। तो जिनका अपनी भूमि होती थी, जमीन होता था, हम इन्हीं को क्या कहते हैं? रैयत कहते हैं। तो सरकार ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट टैक्स वसूलना स्टार्ट किया किसानों से, यानी रैयतों से, और इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था कैप्टन रीड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन रीड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बाद में टॉमस मुनरो ने इसे बहुत ही फेमस बनाया। कैप्टन रीड ने कहां पे स्टार्ट किया था? तो अब चाहे तो उस क्षेत्र का मैं नाम बोल रहा हूं, उस क्षेत्र का नाम है बारामहल। बारामहल में सबसे पहले कैप्टन रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया। बाद में टॉमस मुनरो ने उसे बहुत ही प्रसिद्ध बना दिया। अब रही बात कि पूरे भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कहां पे लागू थी? तो यह लागू था उत्तरी मद्रास को छोड़कर बाकी बचे सभी मद्रास में और संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में। संपूर्ण दक्कन क्षेत्र समझते हैं? मतलब आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मतलब कह सकते हैं मुख्यतः महाराष्ट्र वाला क्षेत्र या क्षेत्र क्या है? दक्कन क्षेत्र। और याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत में जिस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था उस पर 51% पर कौन व्यवस्था लागू थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब हम बात कर लेते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है महालवाड़ी व्यवस्था। तो जो गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया, सरकार सीधा गांव के मुखिया से टैक्स वसूल करती थी और गांव का मुखिया किसानों से टैक्स वसूल कर सरकार को देता था। तो सरकार ने किसानों से ना वसूल करके, जमींदारों से ना वसूल करके, जो गांव का जो प्रमुख हुआ करता था, जो गांव का मुखिया हुआ करता था, उसी से टैक्स वसूलता था। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? महालवाड़ी व्यवस्था। अब रही बात कि महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू था, तो आप पढ़ लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी मद्रास, संपूर्ण दक्कन, और इनको छोड़कर पूरे भारत में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। अब कौन बचता है? तो कहिएगा मध्य प्रांत। कौन प्रांत? मध्य प्रदेश वर्तमान वाला मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत जो उस समय क्या था? उत्तर प्रदेश, और साथ ही साथ पंजाब में मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में यह महालवाड़ी सिस्टम लागू था। और ब्रिटिश टैक्स वसूल करती थी। तो महालवाड़ी जो व्यवस्था था इसका तकरीबन 30% जो टैक्स वसूला जाता था वो महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत वसूला जाता था। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, सभी बातें। इजारेदारी क्या होती थी? इजारेदारी मैंने आपको बताया, जमींदारी बताया, रैयतवाड़ी क्या होता है, महालवाड़ी क्या होता है। देखिए एग्जाम का ट्रेंड क्या होता है। एग्जाम में यह पूछता है कि बताइए इजारेदारी को किसने शुरू किया, जमींदारी को किसने शुरू किया, रैयतवाड़ी को किसने शुरू किया। एक नया कॉन्सेप्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूल करती थी, यानी बीईआई से टैक्स वसूल करती थी। तो जो टैक्स वसूल करती थी तो सबसे ज्यादा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना का क्या ब्रिटिश सरकार कहें कि सबसे ज्यादा किस सिस्टम के तहत टैक्स वसूल करती थी, तो सबसे ज्यादा जो सिस्टम था भारत में टैक्स वसूल करने का वो कौन था, रैयत वाली। अब इसी से एक चीज और आप याद कर लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ चीज जो इतिहास की बातें हैं जिसे पढ़ाएंगे हम आपको बाद में, जिसका नाम है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, दादा भाई नेहरूजी थे। अब दादा भाई नेहरूजी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम इसको आपको इतिहास में काफी ढंग से पढ़ाएंगे। अब इस सभी सिस्टम के तहत क्या होता था कि भारत का शोषण होता था और भारत का पैसा लगभग 1/4 पैसा ब्रिटेन तो जाता था, लेकिन बदले में ब्रिटेन से कुछ भी भारत को नहीं मिलता था। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसको प्रतिपादक दादा भाई नेहरूजी थे। और इस सिद्धांत का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। तो क्या सिद्धांत, तो याद रखिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, दादा भाई नेहरूजी। यह सिद्धांत यह कहता है कि भारत का पैसा 25% ब्रिटेन तो जाता है, लेकिन ब्रिटेन से एक भी पैसा भारत को नहीं मिलता है। और दादा भाई नेहरूजी ने इस सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। एक चीज आप और याद रखेंगे कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का जो सपोर्ट किया था उस समय भारत की एक समाचार पत्रिका थी, मैं नाम बोल रहा हूं, अमृत बाजार पत्रिका, इसने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। लेकिन एक और उस समय के कह सकते हैं कि राजनीतिक थे जिनका नाम था, समाज सुधारक भी थे, सर सैयद अहमद खां। ये धन के बहिर्गमन के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। मेरे भाई, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एग्जाम के व्यूज से बताया, कुछ मत याद कीजिए, इतना याद कीजिए कौन लागू किया, कौन खत्म किया, कहाँ लागू था, बस यही याद कर लीजिए, इतना काफी है। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले क्लास में।